For subtitles, please click here on your screen. ये जहां छूट जाए संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। अरे एक आपको एक मजेदार बात बताऊं मैं। बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, एक सरप्राइज आपको। माही वे शिकैता सिजाने। मनीष, वो पैकेट लेके आना जो आज आया है। नी मैं समझ गई इस गल दी रामज में समझ गई। मैंने स्टूडियो का जो मॉनिटर रूम होता है उसमें देखा, ऐसे झांक के, तो उसमें रहमान साहब बैठे हुए थे एंड आई वाज व्हाट। Tracking milestones of an incredible journey spanning more than 3 decades. Rahman Music Sheets. Hi friends! Discover the top take as we uncover the wow factor in this episode. Do watch it till the end to grab this musical moment of the day. दिल जुड़े बिना ही टूट गए, हाथ मिले बिना ही छूट गए। Deep, robust and soulful voice that adds gravitas to any song. होली आई रे, A voice imbued with spiritual depth, connects to divine and resonates with audiences. मेरे मौला करम हो करम। Distinct in its timbre, a husky yet melodic voice that stands apart. हो इनकी मोहब्बत रेशम का जाल है, हाय। Singing at Jagrans, the all-night devotional gatherings shaped her vocal skills and stamina. तेरी रामा विच पलका बिछावा, वो कर मेरे आजादा पिए, वो कर मेरे आजादा पिए, दादिए, आजादा पिए, दादिए, कर मेरे आजादा पिए, दादिए। She can deliver intricate and complex melodies with ease. बाबुल मोरा, Born and brought up in Faridabad city of Haryana, Richa Sharma is known for her energy, authenticity and scale that's rare. मौला। ऋचा दी, कुछ दिन पहले जब पहली बार आपसे बात हुई तो आपने मुझे अलाउ किया कि मैं आपको दीदी बुला सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अब आपने इतने प्यार से मुझे बोला कि आपने मेरा कोई शो देखा था टेलीविजन पे, और वहाँ पे जो होस्ट थे उन्होंने मुझे दीदी बुलाया था, तो दैट्स व्हाई इतने प्यार से आपने पूछा कैन आई कॉल यू दीदी। सो आई सेड मुझे कोई इशू नहीं है, जहाँ रिस्पेक्ट मिले वहाँ पे सोच होनी नहीं चाहिए दूसरी। It was the day celebrating 25 years of Taal, a film that fostered Richa's identity. Yeah, good to go. We can start. Start? Yes. We were about to start our interview, but she had a surprise for us. अरे एक आपको एक मजेदार बात बताऊं मैं। जी बताइए। एक सरप्राइज आपको। मनीष, वो पैकेट लेके आना जो आज आया है। मैं आपको एक बहुत मजेदार ये बात बता रही हूँ कि आज ही, अभी तक मैंने ओपन नहीं किया है, ताल को पूरे 25 साल सेलिब्रेशन हो रहा है। 99 में रिलीज हुई थी और आज ही उसका, बिकॉज मैं आई वॉज नॉट वेल, मैं आपको दिखाती हूँ, तो मैं इसको आपके सामने ना ओपन करती हूँ। अगर आपको जूम करना है तो इसको दिखाइए, अच्छा लगेगा। ये मुझे कंपनी ने आज ही भेजा है बिकॉज 25th एनिवर्सरी का जो फंक्शन था आई कुडंट अटेंड बिकॉज मैं तबीयत ठीक नहीं थी। बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि आज के दिन हम रहमान सर के बारे में बात कर रहे हैं और आज ही के दिन ये 25 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं ताल। For me, it's a very emotional and very, very, very
प्राउड मोमेंट कि जिंदगी कितनी बड़ी हो ये पता नहीं है कि अगर आप उस जिंदगी के 25 साल स्पेशली एक ऐसी मूवी या ऐसे म्यूजिकल एल्बम के लिए सेलिब्रेट करने को आप उसका हिस्सा हो, और नॉट ओनली इन द सॉन्ग, आपकी पूरी लाइफ उसके इर्द गिर्द आज तक घूम रही है। मुझे आज भी याद है कि मेरे शोज होते थे तो टाइटल होता था ताल ताल फेम सिंगर, या ताल से ताल मिला विद ऋचा शर्मा। नी मैं समझ गई, नी मैं समझ गई, इस गल दी रमज भी समझ गई। सो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, और ये गाना मेरे कॉन्सर्ट्स का अब अभी तक का फर्स्ट सॉन्ग है, नी मैं समझ गई, नी मैं समझ गई। सोनिया वे नाचना वे माहिया वे सोनिया वे नाचना वे। Watch full interviews, uncut, uncensored. Rahman Music Sheets coming soon. Tal, Richa's second film as a playback singer and first association with Rahman. But it was Bombay that left an indelible mark and drew Richa towards Rahman. One day she decided to reach out to Rahman, but destiny had other plans. तो उस एल्बम के ऊपर, एल्बम नहीं थी वो, कैसेट थी, कैसेट का जो कवर था उसके कॉर्नर पर एक छोटा सा, बिल्कुल इनले होता है ना जो उस कैसेट का इनले, उसके कॉर्नर पर छोटा सा एक राउंड में रहमान साहब का एकदम छोटू सा यंग रहमान साहब 25 साल, उनकी एज भी लिखी थी और लिखा था 25 years old यंगेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ इंडिया। एक मैगजीन आती थी मायापुरी, उसमें उनका आर्टिकल लिखा हुआ था और उसमें लिखा था कि ये यंगेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर हैं और ये नए जो आवाज़ें हैं, नए सिंगर्स हैं, उनको चांस देते हैं। तो मैंने सोचा कि मुंबई में मेरी दाल गल नहीं रही है ऐसे होता था इच्छा कि कोई ऐसा गाना है जिसमें ऋचा शर्मा की झलक, उनकी छवि दिखे, मेरे गायकी की छवि दिखे, वो मैं वेट कर रही थी। तो जब मैंने मायापुरी में इनके बारे में पढ़ा, रहमान साहब के बारे में, तो मैंने वहाँ से, चेन्नई को उस वक्त मद्रास कहते थे, तो मैंने वो एड्रेस उठाया मद्रास का, उनका स्टूडियो का, और घर पे ही फरीदाबाद जहाँ की मेरी पैदाइश है, अपने घर पे एक छोटा सा साउंड सिस्टम मैंने बुक किया और 2-3 म्यूजिशियन जो मेरे साथ परफॉर्म करते थे लोकल, उनको बुलाया और रिकॉर्डिंग स्टार्ट की ऐसे ही छोटा सा टेप रिकॉर्डर में, और कम से कम 5-6 गाने मैंने रिकॉर्ड किए। ये बात है 97 या 98 की, तो मैं शायद 98 की बात है। तो मैं आराम से बॉम्बे आई और वो कैसेट को पैक करके, एक म्यूजिक कंपनी है उसका एक पियोन था विष्णु, उसको मैंने बोला कि ये तुम कोरियर कर देना। 14th अगस्त की बात है ये, या 14th अगस्त 98 या 97 की। तो मैंने कहा विष्णु ये तुम एक काम करो, कुरियर कर देना, ये मद्रास भेजनी है, अगर क्या पता इस म्यूजिक डायरेक्टर को अच्छी लग जाए मेरी आवाज़ तो वो मुझे बुला ले। तो 14th अगस्त को मैंने वो उनको दिया पियोन को, और 14th अगस्त की नाइट को अराउंड 12 बजे सेम विष्णु मेरे पास, जिधर मैं रह रही थी गेस्ट हाउस में, रात के 12 साढ़े 12 बजे ही नॉक्ड द डोर एंड ही सेड, दीदी आपको ना सुखविंदर जी ट्राई कर रहे हैं बात करने की और आप, इस घर का फ़ोन ख़राब है। तो उन्होंने ऑफिस में फ़ोन किया और ऑफिस से उन्होंने बोला कि जाओ घर पे और मेरी बात कराओ। तो मैंने कहा फ़ोन, तब मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो हम लोग नीचे गए ऑटो करके, और एक वो क्या बोलते हैं पीसीओ होता था, उधर से हमने कॉल किया सुखविंदर जी को, और उन्होंने मुझे बोला कि एक बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इश्क बिना क्या जीना यारो,
बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, बहुत बड़ा बैनर है। बहुत बड़ा गाना है, गाओगी? मैंने कहा इस वक्त? कहते हैं बिल्कुल इस वक्त। मैंने कहा बिल्कुल गाऊंगी। कहते गला ठीक है? मैंने कहा एकदम ठीक है। अगेन मैंने बोला जागरण वालों की आवाज तो रात में खुलती है, तो ही सेड ठीक है, तो रेडी हो जाओ, मैं लेने आ रहा हूँ, जहाँ पे तुम हो यहीं पे। तो मैंने कहा ठीक है। मैं बॉन एक बॉम्बे में जगह है 7 बंगलो, मैं फटाफट घर गई, रेडी होके बॉन पे उनका वेट किया। ही केम, हम लोग गाना गाने के लिए गए और सामने देखा सुभाष भाई साहब को, और थोड़ा और आगे गई, मैंने स्टूडियो का जो मॉनिटर रूम होता है उसमें देखा, ऐसे झांक के, तो उसमें रहमान साहब बैठे हुए थे। एंड आई वाज व्हाट, ये बात रहमान साहब को भी नहीं पता है। अब ऐसे मेरे किसी इंटरव्यू में सुना होगा तो मालूम नहीं। तो मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा सुबह तो मैंने विष्णु को ये कसट दिया है कि मद्रास इसको पोस्ट कर देना, कुरियर कर देना, और रात को ही कुछ ही घंटों बाद द सेम पर्सन सिटिंग फ्रंट ऑफ मी, मैं सामने उसको देख रही हूँ और मैं उसी इंसान के लिए गाने आई हूँ। तो मेरे को अभी भी गूज़बम्स आते हैं, वो लम्हा। और इस तरह के बहुत वाकया हुए। एनीवे हम लोग गए, गाना था ताल का नी मैं समझ गई। 1-1:30 बजे रिकॉर्डिंग शुरू हुई, सुबह का 5-6 बज गया। इतना इम्प्रोवाइजेशन हुआ, इतना कुछ हुआ, और एक्साइटमेंट लेवल मेरा इतना हाई था कि मुझे थकान ही महसूस नहीं हो रही थी। और मैं गाती रही, तो बहुत सारी इम्प्रोवाइजेशन हुआ, लाइक सजना वे मेरे रांझना वे, देन ही सेड डू समथिंग मोर, कुछ और कुछ करिए। देन आई डिड सोनिया वे रांझना वे माहिया वे, माहिया वे सोनिया वे रांझना वे, माहिया वे सोनिया वे रांझना वे। और ये चीज करने के बाद वो उन्होंने मुझे सुनाया, ये खाली इतना पार्ट। एंड आई सेड इतनी सारी आवाजें, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? तो वो एक्सपीरियंस मुंबई में मैंने पहली बार महसूस किया था, जो कि एक अलग ही टोन मेरी सुनाई दे रही है, अलग से। और मजे की बात, कोई ट्रैक नहीं है, सिर्फ एक क्लिक के ऊपर मैंने पूरा गाना रिकॉर्ड किया। एंड सुखविंदर जी ऑल्सो sang विद मी। वो यादगार लम्हा था। तो ताल से, कहते हैं ना, मेरी लाइफ की ताल बजने लगी। तो ये मेरी पहली बहुत ही खूबसूरत यादगार मुलाकात विद रहमान साहब। नी मैं समझ गई इस गल दी रामज मैं समझ गई। और आपने वहां पहुंचते ही एक डिमांड भी रख दी, सीधे मिस्टर रहमान से या घई साहब से? यस 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 मैंने सर से, रहमान सर से नहीं की थी, मैंने सुभाष घई से, उन सुभाष घई साहब से बोला। मुझे क्योंकि ये लग रहा थोड़ा गला और गर्म रहे, तो मैंने बोला सर क्या मुझे 1 कप कॉफी मिलेगी? तो वो ऐसा मुझे देखे, एंड ही सेड आप 2 कप लीजिए। मैं मन में सोच रहे होंगे कि भी कहीं की नई आर्टिस्ट आई है, आते इतनी डिमांड्स करी, बट मैंने बिंदास पूछ लिया क्या मुझे 1 कप कॉफी मिलेगी? देन एक क्या, उन्होंने बोला 2 पीजिए पर गाना अच्छा गाइए। नी मैं समझ गई इस गल दी रामज मैं समझ गई। बट भूलता नहीं है वो लम्हा, मुझे बिल्कुल भूलता नहीं, क्योंकि अच्छा आपको एक बड़े मजेदार बात बताऊं कि खाली ये गाना ही नहीं रिकॉर्ड हुआ था, इस गाने के जो एलिमेंट्स रिकॉर्ड हुए वो बहुत खूबसूरत बात थी कि वहां पे बहुत सारा स्टूडियो में सामान पड़ा था। जैसे घास थी, झाड़ू थी, जो अम, तीलियों वाली झाड़ू होती वो थी, और चाबियों के गुच्छे थे, इतनी चाबियों के गुच्छे, उसके साथ साउंड क्रिएट हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल चाबियों के गुच्छे, सोनिया वे, वो चाबियों के गुच्छों से, फिर झाड़ू के साथ जितनी भी आपको साउंड उसमें सुनाई दे रहे हैं पूरे गाने में, नहीं मैं समझ गई में,
मुझे लगता है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि 40 to 50% नेचुरल साउंड को क्रिएट किया गया था। वो पहली बार मेरा ख्याल से ऐसा हुआ होगा। ऋचा दी, ताल से पहले आपने जितने भी फिल्म सॉन्ग्स गाए वहाँ पूरा का पूरा गाना तैयार होता था विद कंप्लीट म्यूजिक। Yes. आपको सिर्फ वहाँ जाके अपनी आवाज रिकॉर्ड करनी होती थी, लेकिन यहाँ पर जैसा कि आपने कहा कि आप सिर्फ एक क्लिक के साथ गा रही थी, कोई म्यूजिक नहीं था, तो कितना चैलेंजिंग था, अनयूजुअल था आपके लिए? ये अनयूजुअल मेरे लिए नहीं था, मेरे लिए तो ये मेरी लॉटरी लगी थी। उसका रीजन ये है कि जो जागरण में गाने से एक आदत पड़ती है ना, खुला गाने की, बंद के गाने की आदत पड़ी नहीं थी, क्योंकि इतनी कोई मैंने ज्यादा स्टूडियो के माइक्स या स्टूडियो रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस नहीं की थी। मुझे नॉलेज नहीं थी कि उतनी ही देर में मुखड़े को गाना है, आपको 2 लाइनों का या 3 लाइनों का मुखड़ा है, आपको उसमें 100% देना है। पर जब आप खुला गाते हैं तो आप उसको गाते जाते हैं, कोई रोक नहीं रहा, कोई टोक नहीं रहा, आप एकदम फ्रीली गा रहे हैं। ना समझ मुझे बतलाए ना ये कुछ भी मुझे समझाए ना। हम लोग फुल नाइट, मैंने आपको बोला कि सुबह 6 साढ़े 6 बज गया था रिकॉर्डिंग करते करते। उसका फायदा मुझे ये हो रहा था कि मैं एक बार अच्छा नहीं आ रहा था, दूसरी बार आएगा। वो कभी स्टॉप नहीं करते जब तक मैं खुद स्टॉप नहीं करूंगी, 1 मिनट ब्रेक लेना है, खांसी आ गई, खराश आ गई, या 2 मिनट रेस्ट ले लिया, तो मतलब एक खुला मैदान मिला था खेलने के लिए। तो मैं उस दिन बड़ी खुश थी कि उससे पहले जो 95 से लेके 97 98 तक जितने भी गाने किए थे वो ट्रैक में किए थे, चाहे वो ब्रेड एंड बटर के लिए कुछ गाने किए थे या फिर कुछ फिल्मों के लिए किए थे। अब ब्रेड एंड बटर क्या होता है कि एक दौर था कि फिल्मी गानों के ऊपर भगवानों के लिरिक्स लिखे जाते थे, तो मैं क्या करती थी, एक दिन में 3-3 4-4 गाना रिकॉर्ड करती थी। एक गाने का मुझे 2000 से 2500 रुपया मिलता था, तो मैं अगर 4 गाने किया तो 10,000। मेरी टिकट शॉर्ट होती थी मुंबई दिल्ली की, तो मैं उस चक्कर में वो गाने गाती थी। वो मेरा मतलब मेरी खुशी का नहीं होता था, बट मुझे ये था कि गाते रहूं, क्या फर्क पड़ता है, मैं पैसे कमा रही हूँ। जब किसी मुकाम पे पहुंचूंगी तो मैं ये डिसीजन ले सकती हूँ कि क्या मुझे गाना है या क्या मुझे नहीं गाना है। तो प्लस मुझे ये था कि स्टूडियो का मुझे एक एक्सपीरियंस होगा कि हाउ टू बिहेव इन द स्टूडियो माइक। स्टेज का माइक डिफरेंट होता है और स्टूडियो का डिफरेंट होता है, किस एंगल में रहना है, कितना डिस्टेंस रखना है, लेफ्ट रहना है, राइट रहना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे उससे ये फायदा हो रहा था। बट जब मैंने सर के लिए किया तो वो मेरे लिए पहला मौका था जहाँ पे कोई ट्रैक नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, स्केल का भी इशू नहीं था। रंग इतना चढ़ा के टपक गया होठों से आँख में ठहर गया। अब तो अलग टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गई कि आपके स्केल में गाना नहीं भी है तो वो ट्रांसपोज कर देते हैं, आपके सुर में भी ले आते हैं। उस वक्त तो जो ट्रैक बनता है आपको उसी के साथ ही निभाना पड़ता था। बहुत रेयर होता था कि पहले आपसे सुर लिया जाए फिर ट्रैक बने। वहां तो ट्रैक बन जाता है, फिर आपको बुलाते हैं, आप गा पाते तो अच्छी बात है, नहीं गा पाते तो कोई और आर्टिस्ट गाएगा। बट मेरे केस में ऐसा हुआ है, पूरी अगर मैं 30 साल की जर्नी या 20 साल की जर्नी, 25 साल की जर्नी देखूं, तो मैक्सिमम सॉन्ग मुझसे पूछ के मेरा सुर देख के बने हैं। तो ये भी एक प्राउड फीलिंग आती है कि आपको मन में सोच के कोई गाना बनाया जाता है। दूसरी बात, वो एक्सपीरियंस बहुत अनयूजुअल नहीं, ताल का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और खुशी का लम्हा था कि मैं बस कहते ना हवाओं में उड़ रही थी कि अभी मैं बिंदास गाऊंगी, जैसे मर्जी गाऊंगी। तो वो चीज एक नई मैंने एक्सपीरियंस की थी और बहुत खूबसूरत थी। बन के फिर वो घन घोर गटा जुल्फों में वो फिर उलझ गया। मुझे ये पता ही नहीं था और ना मुझे पड़ी थी पहली बात कि कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं तो उस वक्त कहते हैं ना बादलों में उड़ रही थी, मैं खुश थी। आगे पीछे क्या हो रहा है मुझे कुछ मतलब नहीं था। मुझे एक कप कॉफी मिल चुकी थी, गाना मुझे समझ आ गया था जो कि मुझे रहमान सर एंड सुखविंदर जी ने बता दिया था। मेरा फोकस था कि मुझे गाना गाना है। एनू प्यार दा चस्का। सुभाष घई साहब ने कुछ बोला तो ओके सर, रहमान सर ने बोला तो ओके सर, सुखविंदर जी ने बोला तो ओके सर। ते इश्क ही है दी रियासत है।
क्योंकि वो लोग मुझसे कई गुना एक्सपीरियंस लोग हैं, ज्यादा समझदार हैं, तो मैं उसमें जबरदस्ती की अपनी दखल अंदाजी करना उस वक्त सही नहीं समझ रही थी। मुझे लग रहा था ये लोग जो बोल रहे हैं मुझे इनसे कुछ सीखना है और अपना बेस्ट देना है। एते मत्थे ताज मुहब्बत दा जबरदस्ती ना बोले, उससे मुझे फायदा हुआ आगे। मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा और आज मैं यहाँ बैठी हूँ और आपको इंटरव्यू दे रही हूँ। ना समझी थी तो उलझ गई, अब उलझन तेरी सुलझ गई, नी तो समझ गई। Richa finished recording her song, but there were more surprises waiting for her. With untold stories about beats of passion, Richa Sharma will continue with us in our next episode. Stay with us. मैं समझ गई नी मैं समझ गई इस गल दी रामज मैं समझ गई। कोई ट्रैक नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, स्केल का भी इशू नहीं था। कहते ना हवाओं में उड़ रही थी कि अभी मैं बिंदास गाऊंगी, जैसे मर्जी गाऊंगी। तो वो चीज एक नई मैंने एक्सपीरियंस की थी और बहुत खूबसूरत थी। Do you agree that this indeed was the moment of the day? Is your choice different? Whatever your mind says, write it in the comments section below. We will be waiting. नी मैं समझ गया, नी मैं समझ गया, नी मैं समझ गया। Subscribe to our YouTube channel, press the bell icon and stay entertained.